हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। डीपी सर हियर। आज हम लोग बात करेंगे जेई का पीएबीटी एग्जाम का वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। लेट अस स्टार्ट विद द नंबर 31 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस एंड बेरिलियम 3 प्लस। बच्चों जैसे पता है आपको कि बोर मॉडल के अंदर जो रेडियस होता है तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ पे सारी की सारी स्पीशीज के अंदर हमको फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की बात दी हुई है। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ एन इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड, दैट इज 1। इसका मतलब हो जाता है कि सिर्फ रेडियस यहाँ पे एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगा। तो बेटो हमको यहाँ पे क्या करना है, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस, इसके रेडियस की बात करनी है। तो ग्रेजुअली आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रेडियस जो है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे कम एटॉमिक नंबर H का होने की वजह से उसका रेडियस सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होने की वजह से उसका रेडियस सबसे कम होगा। तो ये सीक्वेंस हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन हीलियम प्लस इज ग्रेटर देन लिथियम 2 प्लस इज ग्रेटर देन बेरिलियम 3 प्लस। तो होपफुली काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी है, तो आपका हो गया होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नंबर 32, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ एनर्जी लेवल से उसका ट्रांजिशन होके लोअर एनर्जी लेवल में पहुँच रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक हिंट है दैट विजिबल लाइन्स हमको चाहिए। विजिबल लाइंस चाहिए, दैट मीन्स जो हमारा बेस टर्म है n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये लोग बामर सीरीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो दैट मीन्स फिफ्थ एनर्जी लेवल से बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होके ये 5 4 3 2 n इज इक्वल टू 2 में पहुंचना चाहिए। याद रखना कि आप लोग यहाँ पे लाइमैन सीरीज की जो लाइंस है या फिर दूसरी जो सारी सीरीज है उसकी लाइंस इंक्लूड नहीं करोगे बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू विजिबल स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ऐसी लाइन चाहिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम में है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे बेटा तो आपको कुल मिलाकर 1 2 और 3 केवल 3 लाइंस मिलेंगी। तो इसका मतलब है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास 3 लाइंस आर देयर। ठीक है, एक 3 to 2 का ट्रांजिशन सिग्निफाई करता है, एक 4 to 2 का, और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल को सिग्निफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 को हम लोग नहीं ले रहे हैं बिकॉज ये लोग खाली विजिबल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The following graph between psi square probability density and distance from nucleus represents dash। तो बच्चों जैसे यहाँ पे आपको पता है कि साई स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, तो वो जो एक्स एक्सिस को काटता है तो दिस थिंग बेटा इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो ये बेसिकली एक बार काट रहा है, इसका मतलब है कि रेडियल नोड यहाँ पे एक होना चाहिए। रेडियल नोड बेटा ढूंढने का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज n माइनस एल माइनस 1, where n indicates principal quantum number and L indicates angular momentum quantum number। तो यहाँ पे अगर 2s के लिए मैं रेडियल नोड का नंबर थियोरेटिकली ढूंढूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1, तो इसका मतलब है ये 1 है। 3s के लिए बेटा ये जो नंबर है दैट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 0 माइनस 1, दैट मीन्स 2। 1s के लिए 1 माइनस 0 माइनस 1, इसका मतलब है 0। और 2p के लिए अगर ये रेडियल नोड का नंबर ढूंढा जाए तो ये नंबर हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे एक रेडियल नोड चाहिए था, दैट्स वाई ऑप्शन 1 आई मीन ए ऑप्शन वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सवाल है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स 1s 3s 3d एंड 2p। तो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये ढूंढने के लिए विल बी अप्लाइंग दैट फॉर्मूला L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। और जैसा बेटा पता है आपको, इसको हम लोग h अपॉन 2 पाई को h कट या फिर हैश कहते हैं। तो यहाँ पे 1s के लिए 1s 3s 3d और 2p के लिए ये ढूंढना था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। तो यहाँ पे 1s के लिए बेटा आपको पता है कि l की वैल्यू 0 होती है, राइट। s सब शेल के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 है, p के लिए ये वैल्यू 1 है और d के लिए 2 है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यूज़ हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0 इंटू 0 प्लस 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 0।
3s के लिए भी l की वैल्यू 0 होने की वजह से वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे l की जगह पे अगर 2 डालें तो 2 इंटू 3 मतलब √6 हो रहा है, √6 हैश। तो 3D के लिए √6 हैश हो जाएगा, और 2p के लिए अगर हम लोग डालें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब √2 है, √2 इंटू हैश हो जाएगा। तो एक्चुअली बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज़ है वो आ गई है 0, 0, √6 हैश और √2 हैश। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस ऑप्शन ए के अंदर सही है। तो 34th वन के लिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Which of the following is isoelectronic with neon? चलो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, वेरी इजी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। नियॉन की अगर बात की जाए तो देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नियॉन। तो यहाँ पे कौन सी स्पीशीज के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? O2 माइनस। O2 माइनस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के अंदर 9 है, मैग्नीशियम के अंदर 12 और सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो O2 माइनस होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट स्पीशीज इज एक्चुअली आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन विच हैज़ गॉट 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? तो बेटा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की बात चल रही है। आप लोग को पता है कि En की फॉर्मूला बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। अभी हाइड्रोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब है Z का वैल्यू तो 1 ही रहने वाला है। तो अगर इसके ऊपर से आप ढूंढे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब के लिए, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड इस तरह से अगर ढूंढा जाए तो यहाँ पे n की वैल्यू आप बदलते रहोगे 1, 2, 3, 4 ये हिसाब से। तो अगर यहाँ पे n का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो E1 का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे n की जगह पे 2 रखा जाए, z की जगह पे तो 1 फिक्स ही है, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे 3 रखा जाए तो 3² इज 9, ये लगभग -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। और अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 रखा जाए तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में नहीं है बेटा, आइदर इट इज़ इन द सेकंड, थर्ड और फोर्थ एनर्जी लेवल, कोई एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है। तो दैट मीन्स उसका एनर्जी जो है -3.4, -1.5, -0.8 ऐसा हो सकता है। अब ये देखो बेटा 6.8 जो है माइनस या प्लस, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सबसे E1 की वैल्यू आ रही है बेटा वो है -13.6 और E2 की वैल्यू -3.4 आ रही है। इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये होने से रहा। और ये प्लस तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस के नज़दीक जाता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होगी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियस। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस में वैल्यू उसकी होती जाएगी -13.6। ये प्लस में नहीं होता है, प्लस एक्चुअली उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है, दैट यू नो। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा बाकी के सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं। -3.4 ये हम लोग सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड एनर्जी लेवल में ढूंढ चुके हैं। तो देयरफॉर आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, P is the momentum of the fastest electron ejected from metal surface after irradiation of light having wavelength lambda। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है बेटा। तो ये क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन W0 प्लस हाफ mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि E का मतलब होता है hc अपॉन लैम्बडा। अच्छा, पूरा क्वेश्चन अगर पढ़े तो आपको लास्ट में एक लाइन दी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई कंपेयर टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन W0 की कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इन दोनों के सम में वर्क फंक्शन का वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हम उसकी वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ mv²। ऑलराइट, यहाँ पे मोमेंटम की बात चल रही है। मोमेंटम बेटा आपको पता है इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
ठीक है, तो इसके ऊपर से आपको मिलेगा एच सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी द होल स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एम। तो बेटा यहाँ पे इसके ऊपर से आपको मोमेंटम और वेवलेंथ, डी ब्रोगाई वेवलेंथ, ये दोनों का एक रिलेशन मिल जाएगा बेटा। तो ये रिलेशन आप देख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ऐसा एक रिलेशन मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि बेटा जो पी मोमेंटम वाला जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो तभी इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ लैम्बडा है। तो हमको पूछा है कि अगर 1.5 पी मोमेंटम वाला फोटो इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होता है तो व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो आपको ये दोनों का रेशियो ढूंढना है। मैं ऐसा बोल सकता हूं P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रेशियो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि P2 का वैल्यू क्या है, P2 इज 1.5 P, मतलब देन फॉर 1.5 P मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी डैश। तो P2 की जगह पे मैं 1.5 को बेटा लिख सकते हैं 3/2 P, P1 लिख देता हूँ द होल स्क्वायर, और P1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको लैम्बडा 2 ढूंढना है। पहले वाले जो सिचुएशन में लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, लैम्बडा को इस तरफ से शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज लैम्बडा 2, और ये P1 स्क्वायर अपॉन 9/4 P1 स्क्वायर हो जाएगा। तो P1 स्क्वायर को हम कट कर देते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा लैम्बडा 2 का वैल्यू, लैम्बडा 2 का वैल्यू होगा 4/9। ठीक है, तो लैम्बडा 2 का वैल्यू हो गया 4/9 लैम्बडा, ये अपना आंसर है। 4/9 लैम्बडा वुड बी द आंसर। चलिए, तो फिर इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी वुड बी द आंसर, 4/9 लैम्बडा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 38। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द एटम्स इन। ठीक है, अच्छा 0.5 ग्राम एटम्स का मतलब बेटा आपको पता है, इसका मतलब होता है मोल। तो ये एक्चुअली 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा है, N2 मत ले लेना, N लेना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा ये बात क्लियर है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर से 12 ग्राम हैपन्स टू बी द मोलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये 1 मोल है। ठीक है, ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा जो बी ऑप्शन है बेटा, उसके अंदर आपको दिया हुआ है 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर का मतलब भी होता है 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स, क्योंकि सल्फर का भी जो मोलर मास है दैट इज 32 ग्राम। चलिए, अच्छा मैग्नीशियम वाला ऑप्शन जो देख रहे हो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये 24 ग्राम उसका मोलर मास है, ये भी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम की बात चल रही है। तो ये सारे ऑप्शंस को अगर आप इग्नोर कर दो, तो आई मीन कट कर दो ए, बी और डी, तो फिर हमारा यही एक ऑप्शन बच जाता है जो आंसर होना चाहिए। लेट अस चेक कि वो आंसर बन रहा है कि नहीं। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन को आप 8 ग्राम ऑफ ओ के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। अगर ऑक्सीजन के हिसाब से आप सोचते हो कि 8 ग्राम ऑफ O2 कंसीडर करूं, तो भी इसमें नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने के लिए आपको इंटू 2 करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इफ यू कंसीडर दिस और दिस, आंसर सेम ही होने वाला है। 8 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है O का, तो इसके ऊपर से आपको मोल्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा अपना हाफ मोल। चलिए, तो हाफ मोल हम लोग इसके ऊपर से लिख सकते हैं। अभी 8 ग्राम ऑफ O2 की अगर हम लोग बात करें, तो 8 ग्राम ऑफ O2 के अंदर 8 अपॉन इसका मोलर मास बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज 16 2 ज़ा 32। इसका मतलब है 1/4 मोल ऑफ O2 हो जाएगा। पर अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, तो एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर देर आर 2 एटम्स, तो हम लोग को एटम ही ढूंढना था, तो 1/4 इंटू 2 कर दो, तो इसके ऊपर से आपको हाफ मोल ऑफ O मिल जाएगा। तो बेटा हाफ मोल ऑफ O, हाफ मोल ऑफ एटम्स आपको सी ऑप्शन में मिलेंगे, तो आंसर हैज़ टू बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 64 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 24 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन का मास आपको दे रखा है 24 ग्राम ऑफ इट, ठीक है, और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 8 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है आपको, और रेस्ट ऑक्सीजन है। तो बेटा रेस्ट ऑक्सीजन मतलब 64 ग्राम में से
हम लोग 32 ग्राम निकाल देते हैं, ठीक है, तो बाकी का जो 32 ग्राम है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन, ठीक है, बिकॉज ये 32 प्लस 32 टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, दैट इज 64, ऑलराइट। चलिए, तो इससे आपको बेटा परसेंटेज पता चल जाएंगे, परसेंटेज जो है इसके ऊपर से आपको कंप्लीटली पता चल जाएंगे। चलिए, 8 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा, तो ये 300/8% हो गया बेटा, ठीक है, और ये वाला जो है वो हो गया 100/8, और ये वाला जो है ये हो गया 100/2, ठीक है। चलिए, तो ये परसेंटेज आपको पता चल गए। परसेंटेज पता चलने के बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको एक्चुअली फाइंड करना चाहिए मोल रेशियो। अगर मोल रेशियो आप ढूंढते हैं तो इसका मोल रेशियो हो जाएगा 300 को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख देता हूँ, सीधा सीधा आप उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 75 का डबल 150 का डबल 300 हो जाएगा, और ये 2, इसका मतलब है ये है अबाउट 37.5% जितना, ये एक्चुअली हो जाएगा बेटा आपका 25/2 मतलब 12.5% के जितना, और ये 50% हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मोल रेशियो ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज के डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास करना पड़ेगा। तो 37.5 डिवाइड बाय कार्बन का मास हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का मास जो है दैट इज़ 1, और ऑक्सीजन का जो मास है बेटा वो है 16। तो दिस इज गोइंग टू बी 3 पॉइंट समथिंग, दिस इज गोइंग टू बी 12 पॉइंट समथिंग, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3 पॉइंट समथिंग। 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा। तो दैट्स वाई अगर आप इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें बेटा, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है इससे सबको डिवाइड करने पर ये दोनों रेशियोज 3 पॉइंट समथिंग सेम लग रहे हैं, तो ये 1 आएगा, और ये 4 टाइम्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C1H4O1। CH4O हैपन्स टू बी द एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए, तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला का आइडिया हमको लग चुका है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में ही सवाल है, CH4O मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढने को नहीं बोला हुआ है, तो दैट्स वाई CH4O ये अपना ऑप्शन ए शुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एट STP बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट इज डैश। तो बेटा सबसे पहले तो आपको एक केमिकल इक्वेशन बेरियम कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में लिखना पड़ेगा। चलिए, एज यू नो दिस इज काइंड ऑफ कैल्सिनेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन जैसा रिएक्शन है। तो बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेंगे। अच्छा, ये रिएक्शन पहले से बैलेंस में ही है, ठीक है। तो 4.95 है, तो आपको सबसे पहले तो उसका मोल ढूंढना चाहिए, मोलर मास इसके लिए ढूंढना पड़ेगा अपने को। एटॉमिक मास ऑफ बेरियम इज गिवन 137, कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का 16, 3 ज़ा 48, तो ये बेटा हो गया 17, ये हो गया 8 9 197 के आसपास। तो 197 हैपन्स टू बी द मोलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट। चलिए इसके ऊपर से हम लोग मोल ढूंढ लेते हैं। अच्छा, एज यू कैन सी यहाँ पे 200 से 3 कम है, यहाँ पे 1000 से 15 कम है, 3 5 ज़ा 15, ओके ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग ऐसा लिखे अगर 985/100, तो 197 5 ज़ा 985 हो रहा है। इसका मतलब है वी हैव अबाउट 0.05 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट। हालांकि सवाल जो है वो है कि व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP। आपको पता है कि STP पे 1 मोल ऑफ गैस जो है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी द मोलर रेशियो कि 1 मोल बेरियम कार्बोनेट में से 1 मोल जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है, तो दैट मीन्स 0.05 मोल के जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो अगर ये मोल को मैं 22.4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सीधा सीधा वॉल्यूम मिल जाएगा। दिस इज़, आप इसको 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.05 का मतलब हुआ 1/20, तो इस तरह से एक 10 का एक ज़ीरो कट कर दो, 2.24 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ 1.12 लीटर, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा बेटा उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1.12 लीटर के जितना। तो ये रहा अपना ऑप्शन बी शुड बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 41। चलिए ये भी लिमिटिंग रीएजेंट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। 2p + Q गिव्स R,
सवाल है कि 8 मोल ऑफ P react with 5 मोल ऑफ Q and that will produce how many moles of R। तो बेटा आपको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट किस तरह से डिसाइड किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो मोल्स दिया हुआ है उसको तुम डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हो। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड जैसे करोगे तो छोटा नंबर जो आएगा दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर से सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट के मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हैं बेटा, P का 2 मोल में से R का 1 मोल मिल रहा है तो इसका हाफ करना है। इसका मतलब है 8 मोल में से आपका कितना मोल मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 मोल्स। ये 4 मोल ऑफ R आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। 4 मोल ऑफ R विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जरा आइडेंटिफाई करके बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे करते हैं। 42 नंबर, द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विथ 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl। अच्छा, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में है, अलग अलग वॉल्यूम में, उसको मिक्सअप करके जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है बेटा उसकी मोलारिटी आपको पूछी हुई है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है। कौन सा वाला फॉर्मूला है? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, दिस इज द वैल्यू ऑफ M। ठीक है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी है उसको इस तरह से ये फॉर्मूला से ढूंढा जा सकता है। चलो M1 क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 0.5 पहले सॉल्यूशन का मोलारिटी दैट इज 0.5 इनटू वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 750 ml ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे भी एक्चुअली ml में ही वॉल्यूम होगा तो यूनिट कट ही हो जाएंगे। ठीक है, M2 की अगर बात करें तो दैट इज 2 इंटू V2 है यहाँ पे 250 बेटा। अच्छा, V1 प्लस V2 करेंगे 750 प्लस 250, ये 1000 हो जाएगा नीचे। चलो प्लस 250 प्लस इंटू 2 करोगे तो 500, 750 का हाफ करना है, 700 का हाफ 350 होता है और इसका 50 का, तो ये 375 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये बीच में प्लस है तो इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 875 अपॉन 1000। 3 डेसिमल काटने पड़ेंगे बेटा, तो 3 डेसिमल अगर काटते हैं तो 0.875 मोलर शुड बी द आंसर। ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.875 मोलर, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 43 नंबर लेते हैं। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर। चलो गैसियस मिक्सचर है हमारे पास और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दे रखी है, उसका रेशियो बाय मास दिया हुआ है, बाय मास ये रेशियो है, तो उसका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढना है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो उसका मतलब वो मोलर रेशियो अगर ढूंढते हैं तो मॉलिक्यूल का रेशियो भी वही रेशियो को फॉलो करेगा, तो मोलर रेशियो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो सेम होने वाला है, मतलब खाली मोल ढूंढना है हमको। ठीक है, चलो तो इसको 1 डिवाइड बाई व्हाट इज द मोलर मास ऑफ O2। O2 का मोलर मास हो जाएगा 32 और N2 का जो मोलर मास है बेटा वो हो जाएगा 28। ठीक है, जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा कंप्लीट। चलो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये है 7 फोर्जा, ये है 8 फोर्जा। ठीक है, तो 8 इंटू 7 इंटू 4 ये इसका LCM है, 8 इंटू 7 इंटू 4। इससे हम लोग ये रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/32 इज टू 4/28। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो बेटा ये 32 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार लिख ही देता हूँ। चलो 8 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 1/32 इज टू 8 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4/28। ये 28 और 7 4, ये 32 और 8 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इज टू 8 4 32, तो 7 इज टू 32 वुड बी द वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमको पता है। रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 टू क्लोरीन 37 इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू, देखो बेटा 1:1 रेशियो होता तो उसका जो एवरेज मास है वो दोनों के मास के बीच में आ जाता है, एग्जैक्ट 36 आ जाता है। यहाँ पे एक्चुअली 35 के पास है, इसका मतलब है क्लोरीन 35 वाला जो आइसोटॉप है इसका प्रपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए और क्लोरीन 37 वाला जो है उसका प्रपोर्शन कम होना चाहिए। वैसे तो ये जनरली नोन फैक्ट है
कि मतलब क्लोरीन 35 का प्रोपोर्शन और क्लोरीन 37 का प्रोपोर्शन 3:1 के रेशियो में रहता है, तो हम लोग इसको 3:1 लिख सकते हैं। ये 75% है और ये 25% है, दैट्स वाई इट इज़ क्लोज टू 35। अदरवाइज इसको फॉर्मूला लगा के भी गिना जा सकता है, पर ये यूजुअल नॉन रेशियो है, तो इसीलिए बहुत लंबा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ रिलेटेड है। सवाल है गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। चलो बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल आपको पता है। सबसे पहले तो आपको PCC डिसाइड करनी पड़ेगी पेरेंट कार्बन चेन में। जो अपना हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है बेटा, वो है COOH। COOH प्रायोरिटी वाइज एकदम हाईएस्ट रहेगा, तो इसको आप 1 कहोगे। और उसके बाद जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये डायरेक्शन में दिख रही है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बेटा कुल मिला के 6 है। इसका मतलब ये है एक्चुअली हेक्सा इसका रूट वर्ड होना चाहिए। तो हेक्सा रूट वर्ड एक्चुअली आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉप रूट वर्ड है और यहाँ पे ऑक्ट, तो C और D तो आंसर होने से रहा। चलो सीधा हम लोग सोच लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बेटा यहाँ पे देख सकते हो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसके अंदर यहाँ पे एक तो क्लोरो आएगा 3 नंबर पे, 3rd पोजीशन पे क्लोरो है। और सेकंड पे जो है दिस इज एक्चुअली बेटा सेकंड में सब्सिडरी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये 1, 2 और 3 ये है एक्चुअली प्रोपिनाइल और उसमें 1 पे है, तो हम लोग इसको 1 प्रोपिनाइल बोलेंगे जो सेकंड कार्बन पे है। तो अल्फ़ाबेटिकली एक्चुअली प्रोपिनाइल के पहले क्लोरो आएगा, तो मैं इसको बोलूँगा 3 क्लोरो, 2 प्रोपिनाइल है 1 प्रोपिनाइल। ठीक है, अब हमारे पास हेक्सा है ये हमारा रूट वर्ड है। और प्राइमरी जो अपने सफिक्स लगाएंगे वो इन है डबल बॉन्ड की वजह से। 2 जगह पे डबल बॉन्ड बना हुआ है बेटा, 2 और 4 पे, तो इसको मैं बोलूँगा हेक्सा 2,4 डाइन। और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैं बोलूँगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली PCC में यूज़ हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ओइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे O आया, इसका मतलब है कि आप ये लास्ट वाले E को कैंसिल कर दोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो नाम है वो हो जाएगा 3 क्लोरो 2 1 प्रोपिनाइल हेक्सा 2,4 डाई इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये 1 ना लिखो तो भी चले, तो फिर सीधा ये डाई इनोइक एसिड हो जाएगा। 2,4 ये पुरानी सिस्टम में 2,4 नंबरिंग पहले लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 वाला जो है वो यहाँ पे IUPAC नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 शुड बी द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन A ये अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46। गुड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम आपको पता है कि IUPAC नाम लिखते वक्त हम लोग सबसे पहले रिंग वाले कंपाउंड्स के अंदर चेक करते हैं कि विच ग्रुप शुड बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है बेटा वो COOH का है। इसके बाद एक्चुअली हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पर यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, एक होता है प्राइमरी सफिक्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को देते हैं। COOH ग्रुप होने की वजह से हमने खाली रिंग के अंदर डिसाइड कर लिया कि कौन से कार्बन को 1 नंबर देना है, ये पता चल जाता है। पर यहाँ पे प्रीफिक्सेस को देखने के पहले हमको एक्चुअली सेकेंडरी सफिक्स को देखना पड़ेगा, आई मीन टू से प्राइमरी सफिक्स को। यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है इन, एक्सक्यूज मी। तो अल्कीन का जो इन है बेटा उसको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। तो जो ये नंबरिंग है वो ये साइड से घूमेगी, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब इसका जो नाम लिखेंगे इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे कौन सा है देख लीजिए आप। 5 पे है अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 4 पे है एमिनोमिथाइल। अल्फाबेटिकली एमिनोमिथाइल का A हाइड्रोक्सी के H से पहले आएगा, तो मैं इसको बोलूँगा 4 एमिनोमिथाइल 5
हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी प्राइमरी प्रीफिक्स जो है बेटा यहाँ पे हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो। रूट वर्ड हो जाएगा क्योंकि 6 कार्बन है रिंग में तो हेक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है वहां पे आएगा बेटा ये 2 इन, 2 इन और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे COOH जो है बेटा वो PCC में नहीं है तो दैट्स वाई इसको ओइक एसिड नहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा 4 एमिनोमिथाइल 5 हाइड्रोक्सी। अच्छा, 4 एमिनोमिथाइल और 5 हाइड्रोक्सी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, यहाँ पे क्योंकि C है तो आपको यहाँ पे E काटने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स वाई इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये बाईसाइक्लो रिंग है, राइट। बाईसाइक्लो रिंग में आपको पता है कि IUPAC नोमेनक्लेचर के वक्त ब्रिज हेड कार्बन को डिसाइड करना होता है, वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रिज हेड कार्बन को 1 देना है, फिर वहाँ से बड़ी जो चेन दिखती है लॉन्गर सर्कल तो उसको पकड़ के दूसरे वाले ब्रिज हेड कार्बन पर पहुँचते हैं सबसे पहले। चलिए, तो यहाँ पे ये वाला एक ब्रिज हेड कार्बन है और ये वाला एक ब्रिज हेड कार्बन है, तो या तो मैं एक्चुअली ये ऊपर वाले कार्बन से स्टार्ट कर सकता हूँ या नीचे वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले लॉन्गर चेन में जाना है तो ये वाली चेन में 4, बीच में 3 है मतलब, तो यहाँ पे बीच में 3 कार्बन एटम है दोनों ब्रिज हेड के बीच में। ये वाली साइड अगर जाऊँ तो यहाँ पे ये दोनों ब्रिज हेड के बीच में एक ही कार्बन है, राइट। तो इसका मतलब होगा नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। यहाँ से करने का फ़ायदा ये भी होगा कि कीटोन जो है वो हायर प्रायोरिटी पे है, तो कीटोन को कम नंबर भी दे पाएंगे हम लोग, कीटोन को कम नंबर दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, कीटोन क्योंकि हमारा सेकेंडरी सफिक्स है तो सेकेंडरी सफिक्स को सबसे पहले देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग है वो, अल्कीन से भी स्ट्रॉन्ग है, तो 2 3 4 5 उसके बाद दूसरी रिंग में जाएंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ से जंप करके बीच वाले को 7। तो कुल मिला के बेटा हमारे पास ये सिस्टम में 7 कार्बन एटम्स हैं, मतलब ये हैप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लेते हैं, तो इसको बेटा बोलेंगे हम लोग 6,6 डाइमिथाइल। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स है यहाँ पे बाईसाइक्लो, तो ये बाईसाइक्लो है बेटा। अच्छा, बाईसाइक्लो के अंदर अगर चेक करें तो यहाँ पे दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक, तो इसको हम लोग बोलेंगे 311, 3.1.1, ठीक है। 311 सबसे बड़ा नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है, ठीक है। और अभी कुल मिला के 7 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे इसको हैप्ट। और ये उसके बाद प्राइमरी सफिक्स तो उसमें 3 इन आएगा, और फिर सेकेंडरी सफिक्स तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा 2 ऑन, ठीक है। अच्छा, 2 ऑन में यहाँ पे O आया तो फिर लास्ट वाला E निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया बेटा 6,6 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 311 हैप्ट 3 इन 2 ऑन, ठीक है। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी द आंसर, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एसाइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C3H5Cl। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग आइसोमर्स की जब बात करते हैं तो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस पहले ढूंढना पड़ेगा। चलिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस DU, उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2n+2 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला के अंदर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये 3 है, 3 2 6 + 2 8 हो गया, माइनस हाइड्रोजन 5 है, हेलोजन 1 है, नाइट्रोजन नहीं है, तो 5 - 6 जो है वो वैल्यू हो जाएगी 8 - 6 7 से 2 हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। अच्छा, यहाँ पे DU की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब है या तो इसके पास एक रिंग होनी चाहिए या तो उसके पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर रखा है कि हमको स्ट्रक्चर जो है वो एसाइक्लिक चाहिए, मतलब रिंग की पॉसिबिलिटी चली गई, तो उसका मतलब है आपको एक डबल बॉन्ड कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो चलिए, 3 कार्बन है आपके पास,
डबल बॉन्ड कंसीडर करके अगर चलते हैं तो क्लोरीन को कहाँ कहाँ अटैच किया जा सकता है? क्लोरीन को यहाँ अटैच किया जा सकता है, यहाँ और यहाँ पे अटैच किया जा सकता है। अच्छा, ये फर्स्ट और लास्ट जो है वो पॉसिबिलिटी अलग अलग है, बिकॉज अगर IUPAC नाम इसका लिखा जाए तो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो 1 2 3 ऐसे होगी, तो ये 3 क्लोरो है, और यहाँ पे अगर किया जाए तो 1 2 3 के हिसाब से ये 3 क्लोरो हो जाएगी। इसका मतलब है दोनों में IUPAC नाम अलग अलग होने की वजह से वी विल से दैट दे आर 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। ठीक है, चलिए, तो एक कुल मिला के 3 फॉर्म हमको यहाँ पे एसाइक्लिक आइसोमर में मिलेंगे। रिंग वाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसाइक्लिक पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, कन्फर्मेशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कौन सा है? ठीक है बेटा, आपको पता है कि जहाँ पे आगे पीछे मिथाइल ग्रुप है, जो आगे पीछे मिथाइल ग्रुप है तो रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से टॉर्जोनल स्ट्रेन ज़्यादा लगता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमको एक्चुअली ऐसा चाहिए कि जो मिथाइल ग्रुप आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन में जो मिथाइल ग्रुप है वो एकदम ऑपोजिट पोजीशन पे हो। जितना दूर दूर होगा उतना अच्छा है, एंटी टाइप स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये दोनों तो ठीक है, ऑपोजिट है, ठीक है, पर ये दोनों ऑपोजिट नहीं है एकदम, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए ज़रा। अच्छा, इसमें ये वाला मिथाइल और पीछे वाला और ये आगे वाला मिथाइल, ये दोनों एक्चुअली ऑपोजिट है, और ये पीछे वाला मिथाइल और ये आगे वाला मिथाइल ये भी दोनों ऑपोजिट है। अच्छा, तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट होने की वजह से एकदम प्रॉपर एंटी वाली पोजीशन है, तो ये एक्चुअली काफ़ी स्टेबल फॉर्म है, राइट। अच्छा, C और D भी एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये वाला मिथाइल आगे वाला और ये पीछे वाले जो मिथाइल हैं वो एक्चुअली इस तरह से स्टैगर्ड तो है, पर एक्चुअली CH3 एकदम ऑपोजिट नहीं है, थोड़े नज़दीक नज़दीक हो रहे हैं। तो दैट्स वाई ऑपोजिट ना होने की वजह से ये वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे तो एक्चुअली एकदम इक्लिप्स फॉर्म है, सारा इक्लिप्स्ड है CH3 में। तो इक्लिप्स होने की वजह से ऐसा हो जाएगा बेटा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा पार्शियल इक्लिप्स टाइप का फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे सबसे स्टेबल फॉर्म जो है दैट इज़ ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 50। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में बेटा फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली अलग अलग होने चाहिए, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे ए वाले में अगर आप देखते हैं, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, ये दोनों एस्टर है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग ही नहीं है, तो उसमें तो देखने जैसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, डी वाला जो है ये भी एक्चुअली डाइकीटोन टाइप का फॉर्म है, ये भी वही है डाइकीटोन टाइप का फॉर्म, तो वो भी मतलब में नहीं हो पाएगा। चलिए, अच्छा, इसको अगर चेक करें तो यहाँ पे ये CH2, ये CH, ये C। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और CH2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर चेक करें C वाले का, तो यहाँ पे बेटा पहले वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो रहा है C3, H हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, H6O3, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है बेटा वो है C3H 1 2 3 4 5 6 7 8, H8O3। यहाँ पे आप अपने आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही नहीं है, तो दैट मीन्स दे कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, बच गया ये ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो जाएगा, और ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे ये अल्कोक्सी है, ईथर है मतलब, तो उसका मतलब है दोनों में थोड़ा फर्क भी हो गया फंक्शनल ग्रुप में, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट मीन्स दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बेटा, सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। लेट अस टेक सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। चलिए 51 लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। बेटा हमने ये देखा है बोर एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल में होता है इट कैन एक्चुअली मेक द सेम नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन मेक 1 वेव, सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन मेक 2 वेव्स, ठीक है। चलिए ज़रा देख लीजिए, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा? 3 वेव्स बनाएगा बेटा। तो आपका आंसर है सीधा साधा 3।
आगे बढ़ते हैं, नंबर 52 लेते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3p। बेटा रेडियल नोड का फॉर्मूला हमने आगे भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया, इट इज n माइनस एल माइनस 1। तो 3 माइनस एल की वैल्यू बेटा p सब शेल के लिए होती है 1 माइनस 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो 3p के लिए कितने रेडियल नोड होंगे बेटा 1। वैसे भी अगर आप सोचो तो 3p और 2p के बीच में एक ही रेडियल नोड हो सकता है। 2p तो पहला ही p सब शेल है, तो उसके पास कोई भी रेडियल नोड नहीं है, 0। 2p के लिए 0 और 3p के लिए 1। आप ऐसे भी बिना फॉर्मूला के भी सोच सकते हैं। चलिए, हाउ मेनी ग्राम आयंस, अच्छा ग्राम आयंस का मतलब वापस हो गया मोल्स पूछ रहा है ये, ऑफ सल्फेट आर प्रेजेंट इन 1.25 मोल ऑफ, यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिया है बेटा K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, इसको हम लोग बोलते हैं पोटाश एलम। अच्छा पोटाश एलम जो है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सल्फेट 1 और ये 3 कुल मिला के 4 सल्फेट है। ठीक है, तो हमारे पास अगर 1.25, एक देख रहे हो आप कि अगर 1 मोल पोटाश एलम है, 1 मोल अगर पोटाश एलम है तो उसके अंदर हमारे पास 4 मोल सल्फेट आयंस है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1.25 मोल हो तो कितने सल्फेट आयंस होंगे, तो 1.25 इंटू 4 करोगे तो 5 मोल आएंगे, 5 मोल ऑफ सल्फेट आयंस। ठीक है, तो हाउ मेनी ग्राम आयंस या मोल्स ऑफ सल्फेट आयन पूछे हैं तो आंसर आएगा 5। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 54। H3PO4 98 ग्राम पर मोल, अच्छा मोलर मास दिया हुआ है 98% बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, परसेंटेज W बाई W, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बाय मास भी दिया हुआ है। इफ द डेंसिटी इज गिवन, अच्छा डेंसिटी भी दी हुई है, तो मोलारिटी ढूंढनी है। आपको पता है ये सब रिलेशंस जो मोलारिटी का एक्चुअली परसेंटेज W बाई W के साथ का रिलेशन है, दैट इज मोलारिटी इज परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास। तो बेटा परसेंटेज W बाई W आपको दिया हुआ है 98, डेंसिटी है 1.8 इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास जो है आपका, मोलर मास यहाँ पे H3PO4 का 98 पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये कैंसिल करो तो 18 मोलर या फिर 18 मोल पर लीटर आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आएगा 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक नंबर 55। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5 to 2, 5th to 2nd एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, इसको ढूंढने के लिए सीधा फॉर्मूला है, कोई स्पेसिफिक रीजन की बात नहीं कर रहे, मतलब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ढूंढना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ढूंढने के लिए फॉर्मूला है बेटा, आपको इसके लिए सबसे पहले N2 माइनस N1 ढूंढ लेना चाहिए, तो दैट इज़ 5 माइनस 2 मतलब 3, इसको मैं डेल्टा N बोलूँ अगर, तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का डेल्टा N इंटू डेल्टा N प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आपके पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी बेटा, कुल मिला के 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 56, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम सोडियम इज x इंटू 10⁻23, द वैल्यू ऑफ x। अच्छा नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग लेस प्रिसाइज हो तो भी चलेगा, चलिए कोई बात नहीं। एवोगैड्रो नंबर भी दे रखा है और सोडियम का एटॉमिक मास भी दे रखा है। तो बेटा आपको पता है कि अगर मास ऑफ सोडियम दिया है, इसके अंदर से सबसे पहले तो आप मोल्स ढूंढ लो, तो 8/23 करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, और क्योंकि हमको नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने हैं तो फिर मोल के साथ एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा 8 6 48, 48 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 23 इंटू 10⁻23। अच्छा इसको अगर कट करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से थोड़ा ही बड़ा आंसर है। यही चीज़ को एक्चुअली x इंटू 10⁻23 करके क्वेश्चन में दे रखा है, तो x क्या होगा बेटा, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में आंसर चाहिए तो 2.1 या 2.2 जैसा हो रहा है, तो एक्चुअली नियरेस्ट इंटीजर में आंसर हमको लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, इसका नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻23 वो हिसाब से, तो 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म्ड फ्रॉम C2ClBrIf। ओके, C2 है 2 कार्बन, बाकी के 4 ही एटम दिए हैं, इसका मतलब है बीच में डबल बॉन्ड होगा। चलिए, तो एक है ClBr I और F। तो बेटा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे मतलब में GI यहाँ पे पॉसिबल है,
तो आप लोग इसको ई जेड के हिसाब से भी कर सकते हैं, ई फॉर्म जेड फॉर्म, मतलब इसमें कुल मिला के आपको 2 GI मिल जाएंगे, नंबर ऑफ GI 2 मिलेंगे, एक ई एक जेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है हेलोजन्स है उसकी पैरिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पैरिंग हमको मिली है ClBr और IF, ये पहले वाले कार्बन की बात है और ये दूसरे वाले कार्बन की बात है। ये 1 या 2 कार्बन नहीं, खाली फर्स्ट और सेकंड ऐसा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग Cli और बचा हुआ ग्रुप जो है वो BrF बन जाएगा। एक में फिर रखते हैं ClF, तो अपने आप ही दूसरा वाला BrI बन जाएगा। आई थिंक उसके अलावा और कोई ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा, दूसरा कोई भी ग्रुप लेने जाओगे तो आगे का ही रिपीटेशन होगा। अच्छा, फिर ऐसा मत सोचना कि IF यहाँ पे लिख दूँ और ClBr यहाँ पे लिख दूँ, तो ये कोई अलग फॉर्मेशन नहीं है। खाली हमको ये देखना है कि ये वाला एक कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड C, ये दोनों एक कार्बन ऐसे तो इक्विवेलेंट ही होते हैं, तो दोनों पे आपने जो ग्रुप लगाए वो अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसे 3 फॉर्मेशंस बन रहे हैं। ये हर एक फॉर्मेशन में आपको एक ई फॉर्म एक जेड फॉर्म मिलेगा, मतलब हर एक के 2-2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। तो कुल मिला के बेटा आपको कितने आइसोमर्स मिलेंगे, अगर टोटल देखा जाए तो 6। ये वाला यहाँ पे मैंने वापस से लिखा हुआ है, इसीलिए इसको वापस ऐड मत करना। तो कुल मिला के आपको 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है आपको 6। नंबर 57 हुआ। 58 लेते हैं। द नंबर ऑफ कायरल अल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, ठीक है। इन लोगों ने अल्कोहल पहले से बोल के रखा है, तो आगे हम लोग अभी DU वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 कार्बन चाहिए, जैसे ये एक तो अपना ब्यूटेन 1 ऑल बन जाएगा, एक ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा। फिर अगर मैं आइसोब्यूटेन लूँ तो आइसोब्यूटेन के अंदर यहाँ पे OH लगाया जा सकता है, बाकी की ये 2 पोजीशंस तो इसके इक्विवेलेंट ही है, और एक यहाँ पे भी OH लगाया जा सकता है बीच वाले पे, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है। अच्छा चलो, तो आई थिंक इसके ये 4 के अलावा और कोई फॉर्मेशंस पॉसिबल नहीं है। ये लोग खाली कायरल अल्कोहल की बात कर रहे हैं बेटा। तो कायरल पहले आप ढूंढ लीजिए कि सिमेट्री कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे तो एक्चुअली ये CH2 हो गया, बाकी सब में CH2 CH2 CH3, तो ये तो अपना कायरल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर देखो ज़रा, यहाँ पे ये CH है, मतलब एक तो CH है, एक COH है, ये अपना मिथाइल ग्रुप है और ये अपना इथाइल ग्रुप है। इसका मतलब है चारों 4 जो ग्रुप्स है कार्बन के आसपास वो अलग अलग है और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है बेटा ये जो है ये अपना अल्कोहल कायरल है। अच्छा, ये वाला अगर चेक कर लीजिए, यहाँ पे तो CH2 हो गया, तो ये 2 एटम सेम हो गए, बाकी इस किसी में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो CH और ये ग्रुप अलग है, लेकिन ये 2 मिथाइल हो गए, तो दैट्स वाई ये 2 ग्रुप सेम हो जाने की वजह से ये वाला कायरल नहीं बनेगा और ये वाला भी नहीं है। इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। ये वाला देख लीजिए बेटा। अच्छा, ये वाले में एक्चुअली बीच वाला कार्बन नहीं बन पाएगा, बिकॉज यहाँ पे 3 ग्रुप सेम हो गए मिथाइल, तो ये वाला भी कायरल नहीं है। तो बेटा हमारे पास एक एक्चुअली ऐसा कंपाउंड आ रहा है अल्कोहल में कि जो कायरल है, तो उसमें इसके 2 फॉर्म्स मिल जाएंगे हमको, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक डेस्ट्रो फॉर्म मिल जाएगा और एक लीवो फॉर्म मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको एक्सक्यूज मी, चलिए, तो कुल मिला के आपको जो कायरल अल्कोहल्स मिल रहे हैं, एक डेस्ट्रो एक लीवो, वो हिसाब से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब सारे पॉसिबल जो भी हैं वो हमको लिखने हैं, वेदर GI हो या फिर एनेंशियोमर्स हो, जो भी हो वो आपको लिखने हैं। चलिए, तो सबसे पहला डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अच्छा, साइक्लोपेंटेन इस तरह से बताते हैं। डाइमिथाइल में मिथाइल या तो आप इस तरह से ले लीजिए, या फिर इसमें मिथाइल आप इस तरह से ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड वाली पोजीशन पे।
अच्छा बेटा, अगर मान लो कि यहाँ पे इसको दोनों मिथाइल को हमने प्लेन के आगे लिया है, अगर आप ये दोनों को प्लेन के पीछे भी लो डैश्ड वेज पे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों फॉर्म्स तो एक्चुअली इक्विवेलेंट ही है। इसी तरह से इसमें भी एक्चुअली आपको दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स दिख जाएंगे, एक अपना दोनों मिथाइल जिसमें सॉलिड वेज पे है और यहाँ पे दोनों मिथाइल डैश्ड वेज पे हैं, तो ये दोनों तो एक ही फॉर्म हो गए, ये एक है और ये एक है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक को हम लोग सॉलिड वेज और एक को डैश्ड वेज पे लें, तो ये फॉर्म थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे एक को इस तरह से लिया जा सकता है, तो इसका बेटा एक्चुअली आपको एनांशियोमर मिल जाएगा। इसका एनांशियोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, ठीक है। इस तरह से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें भी एक्चुअली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस मिल सकती है अगर एक को हम लोग सॉलिड वेज और एक को डैश्ड वेज पे ले तो। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एनांशियोमर्स मिलेंगे, तो ये कुल मिला के ये एक और इसका दूसरा वाला डैश और सॉलिड वेज को आप इंटरचेंज करके दो बना सकते हो। ये तो इक्वल ही है, मतलब ये एक है, दो और एक तीन, ये भी सेम ही है, तो ये एक और है। और ये दोनों अपने आप में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, एक को डैश्ड और एक को सॉलिड पे लिख के। तो इसका मतलब हो गया बेटा ये भी दो फॉर्म्स है। तो कुल मिला के आपके पास 2 और 2 4, 5 और 6, कुल मिला के 6 फॉर्म्स मिलेंगे। तो टोटली स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के, दैट वुड बी 6, ठीक है। नंबर 60 पे आ जाते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल, अच्छा ठीक है, इसमें फंस मत जाना, नंबर ऑफ मोल के हिसाब से आपको पूछा है इन मीथेन। मतलब एटम वाइज गिनती करनी है, मास वाइज नहीं। बाई मास जनरली हम लोग गिनते हैं, पर यहाँ पे बाई मोल पूछा है। तो कुल मिला के 5 एटम हैं और कार्बन का परसेंटेज अगर बाई मोल ढूंढना है तो आपको खाली इतना लिखना है कि एक कार्बन का एटम है और कुल मिला के 1 और 4 5 है, 5 एटम्स हैं, तो इंटू 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 20%, ठीक है बेटा। तो दिस वे नंबर 60 जो है इसमें आंसर आएगा 20%, ठीक है। तो होपफुली आपके क्वेश्चंस मतलब में सही रहे होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।